हेलो मनी नाइन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो मनी नाइन में। और अब शुरुआत करती हूँ माफी के साथ कि 7 मिनट की देरी हो गई है, लेकिन हम अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़िए और पूछिए अपने सवाल। आज का हेलो मनी नाइन का फोकस है टैक्स प्लानिंग, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर को बस क्लोज करने वाले हैं, आखिरी महीने में पहुंच गए हैं। और आखिरी महीने में अगर आप अभी भी टैक्स प्लानिंग सोच रहे हैं तो आज का शो आप ही के लिए। पूछिए वो सारे सवाल जो आपको परेशान कर रहे हैं, और आपकी मदद करने के लिए और लास्ट मिनट में टैक्स प्लानिंग समझाने के लिए कि आप कैसे करें, कौन सी गलती से बचें, मेरे साथ जुड़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर कौशिक, जो कि को फाउंडर और सीईओ है टैक्स प्लानर के। और इनसे हम आज समझने वाले हैं कि टैक्स प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। आपको बहुत सारी गलतियों से भी सुधीर सर बचाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हम सुधीर जी से बातचीत शुरू करें, आपको बता दें कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपने सवाल भेज सकते हैं। तो नंबर 1, आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं 9311121874 पर। ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और अगर आप लाइव जुड़े हुए तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी फटाफट लिख डालिए अपनी दुविधा, मैं उसे लाइव ही आंसर करने की कोशिश करूंगी। सुधीर सर के सामने वो सवाल रखेंगे। सवाल के साथ आप हमसे जितनी ज़्यादा डिटेल शेयर करेंगे ना, यानी उसमें आप क्या जानना चाहते हैं, आपने कुछ पहले निवेश किया हुआ है या नहीं किया है, सब कुछ बताइएगा तो और बेहतर तरीके से सुधीर जी उस सवाल को समझ पाएंगे, आपको जवाब दे पाएंगे। सवाल के साथ अपना नाम, उम्र और शहर का नाम, मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दें, ताकि अगर हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए तो हम आपसे संपर्क कर सकें। अगर आप अपना फ़ोन नंबर हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो बहुत सही है, वैलिड पॉइंट है, आप हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। व्हाट्सएप का नंबर भी हम आपको दिखाते रहेंगे, एक बार दिखा चुके हैं। लेकिन चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। आखिरी महीना साल का, वैसे आखिरी महीना लोगों को लगता है दिसंबर है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है मार्च। होली की सेलिब्रेशन में भी हम सब बिजी हो जाते हैं, लेकिन साथ में इसमें टैक्स को, अगर आप अपने टैक्स के लाइबिलिटी को ज़रा एनालाइज ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कि अगर आप खास तौर पर ओल्ड टैक्स रिजीम के दायरे में अपना रिटर्न भरते हैं तो आप कई सारे निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं, सुधीर कौशिक के से पूछते हैं। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि अगर अभी कोई बैठा है कि भाई मैंने पूरे साल नहीं किया, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे टैक्स बच जाएगा 31 मार्च के पहले पहले, तो आप क्या कहते हैं कि क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए इस समय जब आप एकदम फाइनेंशियल ईयर के एंड को टच करने वाले, फिनिशिंग लाइन नजर आ रही है? थैंक यू प्रियंका, धन्यवाद। जो टैक्स पेयर्स पूरे साल हमारे साथ 11 महीने बिता चुके हैं और उनकी इनकम होती रही है, लेकिन इतने बिजी थे कि शायद वो टैक्स सेविंग करना भूल गए या उनके पास समय नहीं था बाकी मौज मस्ती या परेशानियों में, मैं उनको ये कहूँगा कि टैक्स जरूर बचाएं, अभी भी बचाएं। टैक्स आपका पैसा है और उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पूरी कोशिश आखिरी दिन तक करनी चाहिए कि आप अपना टैक्स बचा पाएं। और सरकार के जो भी नियम दिए हुए हैं उसके अंदर टैक्स इवेजन नहीं करना है, अवॉइडेंस करनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि हमें टैक्स बचाने का मतलब ये नहीं होता टैक्स चोरी करना, कोई झूठी आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर दें, ऐसा नहीं। तो पहले तो ये है कि जरूर बचाना चाहिए, इसमें कोई नहीं है कि हम थोड़ा लेट हो गए किसी भी वजह से, सही, चाहे हमारी आदत ही सही, ऐसे मान लेते हैं। अब दूसरी बात यह है कि टैक्स बचाने के लिए मेरे पास लास्ट मिनट में क्या क्या ऑप्शन है, या मैं ऐसा होता ना कोई मुझे इंस्टेंट मैगी जैसा कुछ है क्या? हाँ है, जरूर है वो तो, लेकिन उसके फायदे या उसके नुकसान भी आप लोगों को पता होने चाहिए। कुछ चीजें टेस्टी होती हैं पर वो उतनी हेल्दी नहीं होती हैं, क्योंकि आपकी जरूरत जो है वो हो सकता है किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हो, जैसे रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा जोड़ना ज्यादा जरूरी हो, और आप किसी शॉर्ट टर्म में हो जाएं, या आपको लिक्विडिटी चाहिए हो और आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं 5 ईयर एफडी में या पीएफ में, जहां आपको पैसा 4-5 साल के लिए ब्लॉक हो जाए, या कोई यूलिप जो और लंबी योजना हो, इंश्योरेंस। तो आपने हो सकता है कि इन्वेस्ट ना करना हो क्योंकि आपके ऑलरेडी कुछ एक्सपेंसेस हो, जैसे कि आपके बच्चों की ट्यूशन फीस या होम लोन या कोई पुराना इंश्योरेंस प्रीमियम, इस तरह की कुछ चीजें, या आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो तो स्टैंप ड्यूटी हो सकती है जो आपको क्लेम करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कितना और करने का स्कोप बचा है। ओके, ये जरूर हमें निकालना चाहिए कि अभी मुझे और कितना करना है, फिर कितने दिन के लिए करना है। ये जो टेन्योर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज देखनी है क्या ये टैक्स एफिशिएंट है, यानी कि ईईई। अगर मैं पीएफ में करता हूं तो मुझे सादा फायदा क्या होता है, सारी तरह से मुझे टैक्स बचता है इन्वेस्टमेंट के बाद भी, जो रिटर्न मिल रही है अप टू 2.5 लाख। तो जिनको उसमें ऑप्शन है तो शायद वो सेफ भी है और अच्छा भी है। अगर नहीं किया है, बाई चांस आप एम्प्लॉयर के थ्रू कम कर रहे थे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बोल्ड कर सकते हो।
ओके। ईएलएसएस उनके लिए अच्छा है जिनको 3 साल से ज्यादा होल्ड करने में परेशानी है किसी भी तरह की, और थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, यंग हैं खास तौर पे, उनके लिए ईएलएसएस ज्यादा अच्छा है। और ये ऑनलाइन सब कुछ चीजें होती हैं आज की डेट में, किसी चीज के लिए आपको दौड़ भाग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा या आपको किसी से राय लेनी है, सब कुछ अवेलेबल है। डिजिटल जमाना हो गया खास तौर पे कोविड के बाद। ओके, तो इसी सबसे तरह पहले तो एनालाइज हमें करना है कि क्या कहीं कमी हो भी रही है या नहीं हो रही है, और अगर कमी हो रही है तो अपने वो खर्चे देखें, ट्यूशन फीस, होम लोन, घर के पेमेंट की स्टैंप ड्यूटी जो अगर आपने दी है, साथ में आप बस फॉर द सेक ऑफ इट नहीं कीजिए कि कोई ऐसा रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में ना फंस जाए, उसका ड्यूरेशन ज़रूर देखिएगा। सुधीर सर, इस समय सबसे ज़्यादा ये जो आखिर के 3 क्वार्टर होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस बिकते हैं और इंश्योरेंस खरीदे जाते हैं क्योंकि उसकी प्रीमियम को दिखा करके टैक्स छूट लेना बहुत आसान होता है, लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस आखिरी मिनट में इन 3 महीनों में खरीदते हैं? कंपनियां भी एकदम आगे आगे के बेचती हैं। हाँ, तो उसके लिए यही कहेंगे कि हम अपनी गलती पहले देखें और दूसरों की बाद में, क्योंकि जब हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग प्लान है जिसके अंदर वो आपको इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। फाइनेंशियली आप उसको कैलकुलेट करने की क्षमता भी शायद नहीं रखते हैं, तो उसको की जरूरत अगर इंश्योरेंस की नहीं है, ठीक है, तो वो खराब कुछ नहीं होता है, आपकी जरूरत देखना होता है। अगर आपको यूलिप से एक इन्वेस्टमेंट से सारे टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, तो यूलिप खराब नहीं है, जिसको कि लोगों ने कई बार बैड नेम से भी सोचा है। क्योंकि मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, अलग अलग ईएलएसएस में करूं, टर्म इंश्योरेंस में भी करूं, कुछ और करूं, तो मुझे नहीं करना है और मुझे घर अभी नहीं खरीदना, सपोज करो कुछ 5-10 साल, तो मैं यूलिप में जा सकता हूं। लेकिन अगर मैंने घर खरीदना है, मेरी जरूरत है, या मेरे बच्चों की ट्यूशन फी आने वाली है, तो मैं किसी लॉन्ग टर्म इस तरह की इन्वेस्टमेंट में ना फंस जाऊं। दूसरा, बिना समझे जो चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही है उस इन्वेस्टमेंट में, और या तो मेरा कोई एक्सपर्ट एडवाइजर है जिसके को मैं फॉलो करता हूं, या मुझे थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी ज्ञान हो चुका है। अगर पता ही नहीं चल रहा और आप साइन कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि टैक्स बच जाएगा, शायद ये गलत है। मैं तो इसको ज्यादा इसको चिपकाना जिसे वर्ड कहते हैं, कोई आपको कुछ चिपका रहा है तो उससे बचने के लिए 2 लोगों की 4 लोगों की राय ले सकते हो। तो बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग का कोई आपका फॉर्मूला, कोई रूल, कोई मंत्र है क्या सुधीर जी? हाँ, मेरा तो मंत्र यही है कि जैसे हमारे यहाँ एक पुराने लोग जो कहावत है, कर भला तो हो भला, कर सही होना चाहिए। कर भला मतलब टैक्स, अगर आप टैक्स सही दे रहे हैं, सही का मतलब कम से कम, सही का मतलब कम से कम, जैसे हमारी लाइफ 100 साल तक की भी हो सकती है, अब कुछ लोग कम में चले जाते हैं, तो अगर हम अपना हेल्थ प्लान ठीक रखते हैं तो हम अच्छी आयु और हेल्थ के साथ जी सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा टैक्स कम है तो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर हमारा टैक्स ज्यादा है तो आप मान लो कि एक तरह का ब्लड प्रेशर है ये, जितना ज्यादा है उतना ही आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं खराब हो रही है। क्योंकि सरकार ने जितनी भी डिडक्शंस दी हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस है, हमारा जो फॉर्मूला है वो प्लान है, पी फॉर प्रोटेक्शन। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करो, पैसा आपकी जान बचाने के काम तो आए, आपका शरीर बचाने के काम तो आए, तो प्रोटेक्शन, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रिवेंटिव हेल्थ से शुरू करके आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए है या नहीं, और सिर्फ कंपनी पे डिपेंड ना करें। कंपनी चेंज भी होती हैं, कई बार आपकी जॉब किसी भी वजह से चेंज हो जाए, या वो कई बार इनएडिक्वेट है, तो आपकी पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए। खासतौर पे कोविड में आप अपने आसपास ढूंढोगे तो कुछ लोगों को कंगाली हो गई, मतलब काफी पैसा चला गया, लोग भी चले गए, कमाने वाले ही चले गए, तो प्रोटेक्शन है। दूसरा टर्म इंश्योरेंस है, विच वी कंसिडर अंडर एटीसी, आप एटीसी में वो क्लेम कर सकते हो। इसी तरह से प्रोटेक्शन के बाद पी के बाद लोन है, जिससे लोग डरते हैं। जो टैक्स एफिशिएंट लोन है वो आपको लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड करते हैं, जैसे हाउस, वो आपकी रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाता है, एक वेल्थ बनाता है, जिससे आप बाद में बच्चों की शादी के लिए या किसी और जो हमारे रिटायरमेंट के रेंटल इनकम के लिए यूज कर सकते हो। टैक्स देने से तो कोई मोदी जी या कोई और जो भी हमारी सरकार है वो आपको डायरेक्ट हेल्प नहीं करेगी ना, वो तो सबसे गरीब को या किसी और को करती है, आपको नहीं कर सकती है। कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आपने पैसा कम कमाया, रिटायरमेंट के लिए नहीं बचाया, तो सरकार आपको पेंशन देगी, ऐसा तो नहीं है। तो आपको लेकिन अगर घर खरीद लिया आपने लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाएगी। हाँ, आपको बहुत ज्यादा ड्रीम हाउस की तरफ नहीं जाना है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस नहीं खरीदना है जहां टैक्स नहीं बचता, मत नहीं करो। वो सीधा सीधा सा एक कहते हैं ना, आपको यही एक साइन है कि वो गलत इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको कब मिलेगा रेंट, कब मिलेगा टैक्स बेनिफिट। तो इसी तरह से एल का मतलब है कि लेवरेज ऑफ एजुकेशन लोन, जो लोन है वो आप पैसे को अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से निकाल के बच्चों को ना दें, नहीं तो आपकी रिटायरमेंट पे पैसा कम पड़ जाएगा और टैक्स बेनिफिट
फिर से खराब हो गए आपके। तीसरा, आपके पास अगर आप कार खरीद रहे हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लो या कंपनी कार लीज ले लो, दोनों जगह आपको टैक्स बचता है। तो लोन लेना यहाँ पर ठीक है। अब आप पर्सनल लोन लेते हो, वो तो खराब है, उसमें कोई टैक्स भी नहीं बचता और महंगा भी है। तो ऐसे अपने पैसे पे कुल्हाड़ी मत मारो। तो उसके प्रोटेक्शन बाद और लोन, अब हम प्लान में, आप ए में अब आ गए, राइट? ए, हाँ जी, हाँ जी। ए ए का में, मतलब है अलाइन विद योर फाइनेंशियल नीड। ओके, अलाइन, अलाइन का मतलब अपनी जो जरूरत है उसके बिना इन्वेस्टमेंट को करना। सिर्फ टैक्स सेविंग ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। टैक्स सेविंग इज, वो होता है ना, आइसिंग ऑन द केक। हालांकि मैं टैक्स एक्सपर्ट हूं, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है? मेरी फ्यूचर फाइनेंशियल वेलनेस, मेरा घर जो है कभी जस्ट फॉर द पैसे नहीं सेक ऑफ सेविंग टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने गोल्स के हिसाब से। और एन स्टैंड्स फॉर, सुधीर जी? नो मिसिंग, सॉरी, नॉट मिसिंग एनी डिडक्शन और एग्जेम्पशन। ओके, जो हमारे को सरकार ने डिडक्शंस दिए हैं, वैसे नहीं कि मैं एटीसी में ज्यादा कर दूं, पीएफ में भी कर दिया, एफडी में भी कर दिया, जबकि मेरे पास एनपीएस खाली पड़ा है। तो अभी ये देखना है कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं दूसरी डिडक्शंस को देख लूं, तो उन डिडक्शंस को मैं पूरी तरह से यूज कर पाऊं। ऐसा नहीं कि मुझे यही करना है। अब घर खरीदने की, छोटा घर खरीद लो, ड्रीम होम मत खरीदो, वहां इन्वेस्टमेंट कम कर लो एटीसी में। लोगों का एटीसी ओवर भी होता है। तो ऐसे नॉट मिसिंग एनी डिडक्शंस। ओके, सो प्लान, पी से प्रोटेक्शन, एल से लोन, ऐसे लीजिए जो आपके टैक्स बचाते हैं। ए से अलाइन कीजिए अपने निवेश को, केवल टैक्स बचाने के लिए नहीं, अपने गोल से अलाइन होना चाहिए। एंड एन, नॉट टू मिस एनी डिडक्शन, क्योंकि बहुत सारी डिडक्शंस आपको मिलती हैं। आप अब ट्यूशन फी पर बचा सकते हैं, आपने अगर होम लोन लिया तो उसके इंटरेस्ट पर आपको एक सेक्शन 24 में छूट मिल सकती है, एजुकेशन लोन लिया तो उस पर छूट मिल सकती है। तो इन सब का ख्याल रखिए। एक सवाल सुधीर सर मैं पूछना चाहूंगी, सबसे ज्वलंत, कुछ लोग डिडक्शंस में परक्विजिट्स को भूल जाते हैं। परक्विजिट्स भी बहुत अच्छा एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है। परक्विजिट का मतलब एचआरए, मील कूपन। एचआरए की आप बात करें, परक्विजिट्स वही वो हुए ना? वो एग्जेम्पशंस होती हैं। एचआरए होता है जब हम पैसा खर्च करते हैं और उसका और जो परक्विजिट्स क्या हुए सर? परक्विजिट्स होते हैं जैसे मील कूपन मिलता है, या कार लीज कंपनी से अगर हमें कार लीज मिलती है, वहां कंपनी आपके लिए पैसा खर्च करती है। जैसे आपको पीरियडिकल्स के लिए देती है, आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो इंटरनेट का पैसा मिलता है, वो टैक्स फ्री है। आप अपनी कंपनी से वो पे करा सकते हो, ड्राइवर सैलरी है। तो ये बहुत अच्छे परक्विजिट्स हैं जहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है। ओके, एक सवाल अभी जो टैक्स के स्पेस में सबसे ज्वलंत सवाल है, पुरानी रजीम, नई टैक्स रजीम। अब हम अगले साल लोग चूज करेंगे, कुछ लोग शायद इस साल भी होंगे। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर कोई न्यू टैक्स रजीम है तो फिर उसे तो ये फाइनेंशियल ईयर के अंत में कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि कहाँ निवेश किया, कैसे टैक्स प्लान करूँ। तो अगर कोई ये टैक्स प्लानिंग में अच्छा उतना स्मार्ट नहीं है और वो नहीं इतना समय देना चाहता, तो उनके लिए नई रजीम आप सलाह देते हैं क्या? जैसे हम साधु होते हैं तो हमें शांति मिल जाती है, कहते हैं कि उनको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उनके पीछे कोई, किसी को कुछ करना नहीं है, उनकी कोई फैमिली नहीं है शायद, है ना, संन्यास लेने का मतलब। तो अगर ऐसा हमारी लाइफ है कि हमें किसी के लिए सेविंग नहीं करनी है, तो फिर तो आपको न्यू रेजिम में फायदा ही फायदा है, क्योंकि कोई टैक्स सेविंग करनी नहीं, सारा पैसा आप अभी खर्च कर लो, क्योंकि आपका टैक्स जितना भी जाएगा थोड़ा भी जाएगा। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो, टैक्स सेविंग का मतलब अपने परिवार के लिए या अपने लिए फॉर फ्यूचर, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदा देगी। अब सरकार क्यों करती है? सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो ईज ऑफ बिजनेस चाहती है। इसका जो कंप्लायंस बर्डन है एम्प्लॉयर के ऊपर है, एक तो वो रिड्यूस करना चाहती है, जबकि विदेशों में ऐसा होता है। वहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा है, लोगों का बाय डिफॉल्ट मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल है, यहाँ पर लोगों का भी नहीं है। इसलिए ये खतरनाक है थोड़ा सा। जिन लोगों ने कोई थोड़ी बहुत सेविंग टैक्स सेविंग के नाम पे कर रहे थे या जो डिडक्शंस के नाम पे, अभी उनको थोड़ा सा अगर वो न्यू रिजिम में जा रहे हैं तो वो बेसिक नीड्स पूरी कर लें अपनी। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स सेविंग के नाम पे है, वो आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से भी देख लें। मतलब आप जाइए नई रजीम में, पर ऐसा नहीं कीजिए कि बीमा खरीदा ही नहीं, हेल्थ बीमा नहीं खरीद रहे हैं। ये बहुत एसेंशियल चीजें हैं, केवल टैक्स छूट पाने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी में भी। ज्यादा टैक्स बचाने के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है। ओके, लेकिन एक और सुधीर सर, अगर कोई न्यू टैक्स रजीम मान लीजिए चुन लेता है आज की तारीख में, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, अब वो 2 साल के बाद उसे लगता है कि मुझे पुरानी रजीम में आना है, क्योंकि मैंने अब होम लोन लेने की मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे सेक्शन 24 की छूट मिलेगी, प्रिंसिपल की राशि पर एटीसी की छूट मिलेगी, मैं शायद अब प्रीमियम ज़्यादा देना चाहती हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस का भी प्रीमियम बढ़ाना चाहती हूँ, और मुझे लग रहा है मेरे लिए ओल्ड जो रिजीम है वो बेनिफिशियल, तो मैं स्विच कर पाऊंगी, राइट?
हाँ जी, अगर आप सैलरीड हैं तो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो 5 साल के लिए बाउंड हो जाते हैं। ओके, सिर्फ 5 साल के जैसे लिए कि अगर आप कोई बिजनेस शॉपकीपर हैं तो आप 5 साल के लिए अगर आप गए उधर तो वहीं रहना पड़ेगा फॉर ओके 5 ईयर। ओके लेकिन ओ अगर मैं सैलरीड हूं तो सैलरीड के लिए ऑप्शन है, वो हर साल भी बदल सकता है और साल में आखिरी दिन तक भी बदल सकता ठीक है। है, ये विंडो मैंने उनको एम्प्लॉयर को, मिलती रहेगी कि वो चेंज कर सकते हैं। अभी है सैलरीड अभी के लिए अभी तक। ओके, और बिजनेस में से जुड़े हुए जो लोग रहेंगे, जैसे दुकानदार का जिक्र किया, उनके पास ये 5 साल का विंडो या उनके लिए परमानेंटली हो जाएगा? मैं मिस नहीं कर नहीं, गई। आफ्टर 5 ईयर दे कैन अगेन चेंज। ओके, बट फॉर 5 years दे विल बी लॉक्ड इनटू दैट स्कीम। उसमें ओके क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस में एक्सपेंसेस को आप मैनिपुलेट कर सकते हो थोड़ा, इसलिए उसको रोका गया है। ओके, सैलरीड में उतना ऑप्शंस नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आप कुछ सवालों को भी लेते हैं। प्रफुल्ल वैद्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जोधपुर से। प्रफुल्ल जी नमस्ते, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। लास्ट मिनट आप भी क्या टैक्स प्लानिंग करने के लिए बैठे हैं अभी? नमस्कार मैडम। नमस्ते। जी मैडम, मेरा ये इसी से संबंधित सवाल है। मैं टैक्स बचाने के लिए लास्ट मिनट में निवेश करने के लिए पीपीएफ में निवेश करूं या 5 साल की टैक्स सेविंग के लिए फिक्स डिपॉजिट बेहतर रहेगी? दोनों में से क्या क्या करें? ओके, चलिए हम आपको जवाब देते हैं, लेकिन आपको 31 मार्च तक ये काम करना पड़ेगा। दोनों में अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो दोनों में से क्या चुने? सुधीर सर, पीपीएफ वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। पीपीएफ करें जिसका लंबा लॉक इन होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स सेवर 5 साल का लॉक इन होगा। आप क्या सलाह देंगे? हाँ, मेरी जो सलाह है वो शायद पीपीएफ की तरफ ही ज्यादा जाएगी, क्योंकि वहां पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, सीधी सी बात है। तो सीधा हमारा जो रिटर्न्स हैं वो, अगर मैं एफडी से कंपेयर करूंगा और पोस्ट टैक्स, तो उसमें पीपीएफ में ज्यादा है। दूसरा, लॉक इन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विड्रॉल फैसिलिटीज पीपीएफ में भी होती हैं। और हम अपनी जरूरतों को ना ज्यादा डर करके ना देखें। जरूरत एक्चुअली क्या होता है कि हम, बहुत लोगों को लगता है मुझे तो पैसा हाथ में चाहिए, जबकि खर्चा वो और तरह से चल सकता है या फ्यूचर के लिए बचाना ही होता है। आप सारा पैसा थोड़ी ना इन्वेस्ट करते हो, कोई 15 या 20% और कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा 25% इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा करने वाले लोग नहीं है, और कई तो 5-10% से ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करते अपनी इनकम का। तो वो पैसा आपके फ्यूचर में आप ही को मिलना है। तो ये जो शॉर्ट टर्म सोचना है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए और अपनी रिटर्न्स पे फोकस करो, क्योंकि वो पैसा आपका है, हार्ड मनी है, तो उससे अच्छा पैसा कमाना भी आना चाहिए। और वो पीपीएफ में, क्योंकि आपको टैक्स फ्री रिटर्न है, सीधी सी बात है, तो आपका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो पीपीएफ जो है पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रहता है, तो इसीलिए जब वो मैच्योर होगा 15 साल के बाद, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और सुधीर जी की पसंद है कि लास्ट मिनट में अगर इन्वेस्ट करना है, पीपीएफ इज बेटर देन 5 ईयर एफडी फिक्स। अगर आपको वाकई पक्का ही है कि 5 साल बाद पैसा चाहिए, चाहे बच्चे की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, फिर तो आप भाई, आप जानते ही हो, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो रिटर्न्स के साथ। ठीक है, तो वो अलाइन कीजिए अपने गोल्स के साथ और इस फॉर्मूला को अपनाइए। यहाँ पर कुछ लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं, राहुल डेविड हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, थैंक यू राहुल। रोहन नारकर, हेलो रोहन, आपका सवाल मैं ले रही हूँ पहले। राहुल जी आपका भी लूंगी। अभिषेक कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। अभिषेक सवाल भी भेजिए अपने, अगर आपके मन में कोई सवाल है। जी हाँ, सुधीर सर को इसलिए हम लेकर आए क्योंकि वो टैक्स को इतनी सिंप्लीफाई करके समझाते हैं और कभी कभी गुनगुना के भी समझाते हैं। मैं बोलूंगी सुधीर सर को थोड़ा सा कुछ गुनगुनाने के लिए भी, लेकिन उससे पहले सर रोहन नारकर का सवाल लेकर आती हूँ। लाइव रोहन ने हमें ये सवाल भेजा है। थैंक यू रोहन फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रोहन बोल रहे हैं पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार इनकम इनकी 5.5 लाख रुपए तक जा रही है सभी डिडक्शन लेने के बाद। ठीक है, तो फिर क्या 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का जो स्लैब है उसमें 5% के हिसाब से इनको टैक्स चुकाना पड़ेगा? हाँ जी देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख से ज्यादा पे हैं तो जरूर देना पड़ेगा। तो फिर आप उसकी जगह अपना ओल्ड रिजीम में देख, न्यू रिजीम में चेक कर लो, कंपेयर कर लो। हो सकता है, क्योंकि अब जो 7 लाख हो गई है, अच्छा इस साल नहीं है, वो 5 लाख ही है अभी, तो फ्यूचर के लिए है। ओके, मैं कहूंगा कि आप अपनी जो ना एक्सपर्ट से एक बार चेक करा लो। कई बार लोगों को एग्जेम्पशंस क्लेम नहीं करते हैं, कोई जैसे एलटीए की है या एचआरए की है, पूरी तरह से उसका अगर कर चुके हैं। थोड़ा बहुत मेडिकल में एक बार देख लो, क्या पेरेंट्स के एक्सपेंसेस तो नहीं है, वो भी 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। मैं बीमे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, नहीं, हो सकता है आप एक्चुअली एक्सपेंस कर चुके हो। इसी तरह से आपका जो 50,000 का एनपीएस का भी आप कर चुके हो, और ये टैक्सेबल इनकम होती है, ग्रॉस इनकम पे नहीं लगता है। ये जो 5 लाख का जो स्लैब है, तो आपको टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है। फिर बाई चांस कोई आपने रिनोवेशन कराया है तो उसकी भी डिडक्शन मिलती है आपको 30,000 की। तो क्योंकि मार्जिन ज्यादा नहीं है, तो सारी चीजों को टिक करना चाहिए।
सो बेसिकली रोहन, आपको एक बार ना रिव्यू कर लेना चाहिए कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपको जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है ना, जिसके तहत आप 87 का रिबेट पूरा ले सकते हैं, वो 50,000 का पड़ रहा है। तो एक बार रिव्यू कर लीजिए कि कहीं आपने कोई निवेश किया और आप इसे कैलकुलेट करना भूल गए हो, तो आपको फिर 87 का रिबेट इसमें मिल जाएगा। और अगले साल के लिए जब आप भरेंगे रिटर्न, यानी ये वाला रिटर्न नहीं जो आप 31 जुलाई तक शायद डेट हो, उसमें आप न्यू रिजीम अगर ले लेंगे तो आपके लिए वो बेटर रह सकता है। ठीक कह रही हूँ ना मैं सुधीर सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। प्रेरित राज का सवाल मैं लेती हूँ। अहमदाबाद से आया था इनका सवाल। इन्होंने हमें बताया है कि कोविड में इनकी माताजी का निधन हो गया और उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना ये भूल गए हैं। बैंक एफडी पर टीडीएस कटा है। क्या इस केस में ये ITR-U भर सकते हैं? सुधीर जी मदद कीजिए जरा। प्रेरित काफ़ी कठिन समय से गुजरे हैं। कोविड में काफी लोगों को हुआ है, तो पहले तो ये दुख की बात है कि माता जी का देहांत हो गया। दूसरा, इनका पैसा भी उसमें फंस गया, क्योंकि उसी समय अगर ये रिटर्न फाइल कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, अगर उसी साल में, क्योंकि अभी सरकार ने एक ही साल बल्कि 9 महीने छोड़ दिया है, उसके अंदर रिटर्न फाइल करनी होती है। तो इसमें अभी ITR-U उन लोगों को फाइल करना अलाउड है जिनका एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो उनका देखना पड़ेगा कहीं रिफंड तो नहीं बन रहा। मान लो कोई और इनकम है ही नहीं, सिर्फ FD की थी और वो भी 5 लाख से नीचे आती थी, या सीनियर सिटीजन है, तो हो सकता है कि वो, मेरे को ये देखना है कि उनकी अगर टैक्सेबल इनकम है, यानी कि अभी कोई टैक्स की देनदारी बनती है, तब तो वो ITR-U फाइल कर सकते हैं। 2 साल हुए हैं और विद इन 2 ईयर्स कर सकते हैं। उसके साथ कुछ एडिशनल देना पड़ेगा और वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव SSC फाइल करेंगे। लेकिन अगर वो उनकी जो रिफंड बनता है, तो उनके लिए एक नया सेक्शन जो भी पिछले कुछ सालों में आया था 119B है, जिसमें उनको कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करना पड़ेगा कि भाई मेरे जो माताजी की रिटर्न है वो रह गई है और मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूँ। यानी कि रिफंड वालों के लिए ऑप्शन नहीं है, या जिनका कोई टैक्स नहीं है, ITR-U उनके लिए नहीं। जिनको टैक्स जमा कराना है, जो सरकार की पेनल्टी में ना फंस जाएं, बाद में नोटिस किया उन्होंने AIS में, अरे मेरा तो म्यूचुअल फंड में कोई गेन था, वो उन लोगों को है, या मेरी कोई इनकम थी फॉरेन में, वो मैं बताना भूल गया था, इससे पहले सरकार पकड़े तो खुद ही बता दें, तो वो उन लोगों के लिए फायदा है। लेकिन अगर आपको रिफंड लेना है तो आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा अपने, और 199B कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ आप भर सकते हैं, उसके बाद मिल जाएगा। हाँ, और आपके पास एक रीजन है जिसमें आप बता सकते हैं, तो आपके साथ मुझे लगता है डिपार्टमेंट भी जो है हमदर्दी रखते हुए, और एक रूल भी है जैसा कि सर बता रहे, सेक्शन 119B, राइट। थोड़ा प्रोसेस है, उसको फॉलो करो, जरा सा टाइम लगता है, मतलब बस। ओके, पर अपने पैसे को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए एक क्विक रिमाइंडर कि आप लोग हमारे पास सवाल कैसे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर भेजिए अपने सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है money9query@tv9.com। आप YouTube पर भी सीधे हमें सवाल लिख करके भेज सकते हैं। अभी के अभी हम आपका सवाल जो है उस पर हम जवाब दिलवा देंगे आपको सर से। सवाल पूरी डिटेल के साथ भेजिए और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हम आपके सवाल को अच्छे से समझ सके। तो भेजिए। हम बस ये सेशन अब क्लोज ही करने वाले हैं, और कुछ सवाल लाइव जो आपके हैं उनका हमें इंतज़ार है। और अब तो खैर शशि प्रकाश जी से हम बात करने वाले हैं। जुड़ गए हमारे साथ शशि प्रकाश नैनीताल से। नमस्ते शशि जी, बताइए कैसे मदद करें आपकी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मेरा सवाल था कि मैंने एक प्राइवेट जॉब में कर रहा था। मैं 9 साल वहाँ पे काम किया, अभी मैं छोड़ दिया हूँ। तो मुझे पैसे की जरूरत था, तो मैंने अपने EPS खाते से मैंने 95,000 रुपये निकाला हूँ। तो मुझे ये जानना है कि मुझे इस पर टैक्स भी भरना पड़ेगा क्या? ओके, सो आपने EPS के खाते से निकाला है 95,000 रुपये। सुधीर सर, क्या इस पर टैक्स देना पड़ेगा यहाँ शशि जी को, अगर उन्होंने जॉब छूट गई, इस दौरान इन्होंने ये पैसे अगर निकाले हैं तो? क्योंकि 9 साल इनका हो चुका है। हाँ, 9 ईयर्स से इन्होंने कंप्लीट किया। उससे कम पे करने से वो टैक्सेबल होता है। दूसरा, अगर आपने जो TDS नहीं काटा, आपकी आवाज थोड़ी सी डिप हो गई थी सुधीर सर, पूरा आंसर रिपीट कर दीजिए। ये 9 साल इन्होंने कंप्लीट किया, तो ये निकालेंगे तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होगी? टैक्स की लायबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं आएगी। और दूसरा, मैं इनको एक और वो दे रहा था, अगर टैक्स लायबिलिटी आती है तो पहले TDS डिडक्ट करता है डिपार्टमेंट, उनकी लायबिलिटी पहले है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है, तो उसके बाद आपको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करना होता है एज टैक्सेबल इनकम। मैं एक हिंट दे रहा हूं सिंपल सा, कि अगर TDS नहीं कटा है तो वो इनकम मेरे हिसाब से टैक्सेबल नहीं होगी। और क्योंकि इन्होंने उसके बाद जॉब भी छोड़ दी है, नहीं कंटिन्यू की है।
यही Okay, कहा है। और साथ ही में सर अगर नौकरी नहीं रहती है तब तो आपको निकालने का एक विंडो भी मिलता है हाँ, ना, हाँ, पर वो मैं ये इसी कह रहे हैं वो ईपीएस से इन्होंने निकाला, तो ये पेंशन से पैसे निकालेंगे इन्होंने, पेंशन वाले पोर्शन से? नहीं, वो ईपीएफ से होगा, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि पेंशन का पैसा तो आपको उस एज के बाद ही मिलेगा ना। ओके ओके, तो ईपीएफ से अगर निकाले और अगर नौकरी नहीं 58 है, से पहले नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। ओके, और ईपीएफ से अगर निकालेंगे 9 साल की नौकरी के बाद, अगर हाथ में तो नहीं नौकरी लगेगा, नहीं है नहीं तब तो लगेगा, ये पूरा पैसा निकाल सकते हो, टैक्सेबल भी नहीं होगा इनके लिए? नहीं नहीं होगा। ओके ग्रेट, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सुधीर सर, लास्ट में टैक्स प्लानिंग में आपके कुछ और फाइनल पॉइंट्स क्या होंगे, आप क्या ध्यान रखने के लिए कहते हैं? कौन सी वो कॉमन गलती है जो आप देखते हैं लोग आखिरी में जब टैक्स प्लानिंग करते हैं तो वो कर बैठते हैं? तो वो उस गलती को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना देता हूँ, ताकि लोगों को शायद वो याद रहे। कुछ बिल्कुल। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये एक बहुत ही अच्छा गाना है, इसको अपनी जिंदगी में याद रखना। जब आप सवाल पूछने से डरते हो कि यार ये मैं सवाल कैसे पूछूंगा, इस पे लोग क्या कहेंगे, ये डर निकाल दो। आपको टैक्स आपका पैसा है, उसको समझने के लिए इस लाइन को ध्यान रखना है। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी, हमें अपने पैसे से प्यार करना है। और टैक्स जा रहा है, इसका मतलब है आप कुछ गलती कर रहे हो, तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको डरिए मत। शर्माने से क्या होगा कि भाई मुझे सवाल पूछना है, कैसे पूछूं? अरे भाई, आप डॉक्टर के पास भी तो जाकर के सारी चीजें बतानी पड़ती है ना। तो आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हो, सवाल पूछ करके। इसमें कोई, मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था, पढ़ पढ़ के आप लोगों के सवाल जान जान करके हमें थोड़ा सी समझ आई है। और पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है, तो पूछने से ही ज्ञान मिलेगा। तो बिल्कुल, सवाल हम तो जरूर। वेट ही कर रहे हैं कि और पूछिए, लेकिन आपने गाया बहुत अच्छा सुधीर सर। मैं चार्टेड अकाउंटेंट को, इतनी सुरीले चार्टेड अकाउंटेंट के साथ हम शो करें कि मुझे लग रहा है क्वेश्चन छोड़कर लोग सॉन्ग रिक्वेस्ट ना भेजने लगे आपके लिए। लेकिन एक सवाल अभिषेक त्रिपाठी जी का ले लेते हैं। अभिषेक त्रिपाठी हमसे पूछ रहे हैं कि अगर नए और पुराने टैक्स रिजीम में अराउंड सेम टैक्स लाइबिलिटी बन रही हो तो किस में जाना चाहिए? अभी अभिषेक फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में है। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप चले गए, ठीक है, और गलती से बाद में कोई इनकम निकल आई, कई बार होता है बाद में हमें याद आता है या डिपार्टमेंट भी बताता है कि वो उसके रिकॉर्ड में कुछ निकल आया, तो आप सेविंग्स या वो चीजें जो अभी क्लेम कर रहे थे, सपोज करो उसमें 50,000 और था एडिशनल, ठीक है, टैक्स बचने के बाद भी कई लोगों की सेविंग्स ज्यादा होती है, वो बाद में क्लेम नहीं कर सकते हो आप। तो एक बार आपने वो न्यू टैक्स रिजीम चुन लिया, तो आपको जितनी भी एडिशनल सेविंग्स थी वो आप बाद में क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए शायद ओल्ड टैक्स रिजीम में रहने में फायदा है। जब आपको टैक्स नहीं लग रहा है तो फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाना क्यों? आपने सब कुछ वैसे ही कर दिया है, जो भी सेविंग्स करनी थी वो तो पहले ही सोचना है कि मुझे सेविंग्स नहीं करनी है, इसलिए मैं न्यू टैक्स रिजीम में जा रहा हूँ। ओके, तो अगर आप बचत करते हैं, वैसे निवेश करते हैं, तो आपको पुरानी रिजीम में ही रहना चाहिए क्या? वैसे ये ना, अब ये ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, मुझे तो इसमें खतरा लग रहा है। सरकार ने इसके ऊपर एक समझ लो घंटी बांध दी है, लोगों को अपनी सेविंग्स खुद करनी सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो पुरानी रिजीम को हमें बाय बाय कहने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन क्या सुधीर सर, ऐसा भी आप सोचते हैं कि एज वाइज आप कहेंगे लोगों को, क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इस तरह का निवेश अभी नहीं कर रहे होते ना, उनके पास लोन की लाइबिलिटी है, तो वो नई रिजीम ही चुनने, क्या वो उनके लिए बेहतर रहेगा? और फिर आगे जाकर पता नहीं ओल्ड रिजीम को कब बाय बाय भी कहना पड़े। हाँ, तो देखो, अभी एज एन एक्सपर्ट तो मैं यही कहूंगा कि शुरू से ही जितना जल्दी सेव करते हैं उतना अच्छा रहता है। लेकिन अब ये यंग जनरेशन है, हम भी जब थे तो कई बार होता है कि ये जो पैसा अभी इतनी मुश्किल से कमाना शुरू किया, इसका जितना मजा ले लें, अच्छी कॉफी पी लें, अच्छे दोस्तों के साथ स्पेंड कर लें, पर उसकी कभी कैलकुलेशन करके जरूर देखना चाहिए कि ये पैसा अगर मुझे बाद में कोई अच्छी गाड़ी खरीदने या अच्छा घर खरीदने में काम आ सकता है, तो मैं बिल्कुल वेस्ट तो नहीं कर रहा। हम कैलकुलेट या कंप्यूट कहीं करते ही नहीं, जब तक हम उसको कहीं लिखेंगे नहीं तब तक उसका फायदा पता नहीं चलेगा। बस पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे ठीक से इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, हाउ टू यूज मनी, ये कोई सीखता नहीं। पढ़ते क्या है, पैसा कमाना कैसे है, पैसे को इस्तेमाल करने के लिए कहीं कोई क्लास नहीं लेता, हाउ टू यूज मनी। क्योंकि पैसा खर्च करना चाहिए, खर्च करने के लिए कमोडिटी है, लेकिन और पैसे से प्यार भी करना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन इसको ऐसे ही प्यार करो कि फ्यूचर में भी आपकी जिंदगी अच्छी चले। अचानक से आपको 6 महीने के लिए, साल के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घर में कोई परेशान हो जाए, कुछ मोटा सा पैसा थोड़ा बहुत भी खर्च हो जाए, तो या जॉब चली जाए किसी भी वजह से, तो क्या करोगे, कहां से आएगा? फिर बिल्कुल एकदम स्ट्रेस में जीना चाहते हो।
आज जो है उसकी मस्त जिंदगी और कल देखा जाएगा। तो राम भरोसे, तो फिर राम भरोसे है। फिर हमारे मतलब प्लान फॉर योर वर्स्ट टाइम्स, दैट इज आल्सो वेरी नेसेसरी। आपको बिल्कुल अभी जिंदगी जीनी है आज अभी, लेकिन हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। हमने कोविड में देखा घरों में किस तरह से दुख आया, आमदनी टूटी, लोग कितने परेशान हो गए थे। इसलिए हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट टाइम जब आपके पास पैसा है। और सुधीर सर का मंत्र, पैसे से प्यार करो। थैंक यू सो मच सुधीर सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर मुलाकात होती है। टैक्स प्लानिंग पर बात करके बहुत मज़ा आया और आपका एक अलग साइड भी देखने को मिला, सुरीला अंदाज। थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय बाय। थैंक यू।